दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों एनडीए के अंदर जिस तरह से अविश्वास का माहौल बढ़ता जा रहा है वो न तो नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता के लिए शुभ संकेत है और न ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बने रहने के लिए शुभ संकेत है। लेकिन जिसके लिए शुभ संकेत पहले ही खत्म करने की तैयारी थी उन्होंने तो अपनी तरफ से रंग दिखा दिया। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी तू चल मैं आया जैसी स्थिति में रास्ता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रास्ता खोलने की इस प्रक्रिया के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में क्या क्या विकल्प बचे हैं, यह सवाल अब सबसे ज्यादा मौजू हो चला है। मौजू इसलिए हो चला है क्योंकि नीतीश कुमार चंपारण की धरती पर पहुंचे हैं सत्याग्रह करने नहीं, बल्कि बात जब बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। ये एलानिया तौर पर जनता दल यूनाइटेड के पोस्ट के बाद नीतीश कुमार पहुंचे हैं और जब नीतीश कुमार चंपारण की धरती पर पहुंचे हैं, कल वापस पटना पहुंचेंगे, तो जब पटना नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के साथ तेजस्वी यादव बैठक ले रहे होंगे। कहा तो जा रहा है कि सदस्यता अभियान को लेकर कल वाली बैठक जो कल हो, जिसकी संभावना ज्यादा है, या उसके एक दिन बाद हो, लेकिन संभावना कल की ही है। तो ये जो बैठक है राष्ट्रीय जनता दल की, वो विधायकों को अचानक आनन फानन में पहुंचने के लिए क्यों कहा गया? सदस्यता अभियान की बैठक के लिए आनन फानन में पहुंचने के लिए कहा जाना कम से कम एक पत्रकार के तौर पर मेरे गले तो नहीं उतरता। सवाल बिहार की राजनीति का है और बिहार की राजनीति में विपक्ष परिवर्तन की परंपरा का है और इस परंपरा से आखिर नीतीश कुमार को और खुद को भारतीय जनता पार्टी कैसे बचा पाएगी, यही असली सवाल है। पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा देकर राजनीतिक खेल को न्योता नहीं देंगे। अक्सर वो इस्तीफा देकर राजनीतिक खेल को न्योता देते रहे हैं, चाहे वो साल 2017 का हो, चाहे वो साल 2022 का हो, चाहे वो जनवरी 2024 का मौका हो। तीनों मौकों पर नीतीश कुमार ने जो राजनीति में बिहार में विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद रखी, वो खुद के इस्तीफे के साथ पूरे मंत्रिमंडल को भंग कर और अगले दिन या उसी दिन शाम में दोबारा से शपथ लेकर की। इस बार वो रास्ता बंद है। रास्ता इसलिए बंद है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मुस्तैद है और मुस्तैद किस रूप में है? इस रूप में है कि यदि राजभवन के दुरुपयोग की परिस्थिति भी पैदा होती है तो जैसे आपने 2019 में देखा था कि सुबह 5-6 बजे अचानक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ हो गई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 80 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। वो हालात भी यदि बिहार में पैदा होते हैं तो गुरेज नहीं किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वो हालात पैदा होने देंगे? वहीं दूसरी तरफ ईडी सीबीआई के रास्ते की भी बात कही जा रही है। तमाम रास्ते भारतीय जनता पार्टी के पास खुले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार यदि अपने पर आ गए तो क्या इन रास्तों से उन्हें कोई रोक पाएगा? स्वाभाविक है कि रोकना मुश्किल है। इसलिए रोकना मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार पर कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए भी रोकना मुश्किल है कि विधानसभा के अंदर फ्लोर पर ही फैसला होगा कि नीतीश कुमार की सरकार को बिहार की विधानसभा में बहुमत हासिल है या नहीं है। और विधानसभा के बाहर जो खेल करने की तैयारी जांच एजेंसियों के माध्यम से होती है, उस माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट का जितना कड़ा रुख है इस मामले को लेकर कि किसी अप्रूवर को पकड़कर किसी मामले में किसी का नाम उसके मुंह से निकलवा लेना और फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, उस परंपरा पर अब एक तरह से रोक लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन संभवतः उस परंपरा से जेल जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। और रही बात नीतीश कुमार को जेल भेजे जाने की, तो इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार को आप पलटू राम कहें, नीतीश कुमार को राजनीतिक शुचिता के दायरे को तार तार करने वाला कहे, नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में जमे रहने के लिए येन केन प्रकार समझौते के साथ मुख्यमंत्री बनने वाला चेहरा कहे, लेकिन नीतीश कुमार को उनके विरोधी भी भ्रष्ट तो कम से कम आर्थिक रूप से भ्रष्ट तो नहीं कह सकते। एक सामुदायिक चेतना भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ी है, जातीय चेतना, जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन सकती है। तो वो काम तो बीजेपी करने से रही।
अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को रोकने का काम कैसे बीजेपी करे। आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार को रोकने का कोई फॉर्मूला नहीं दिखता। और सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार रुके तो किस लिए रुके। क्या बाबा साहब पर गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान के बाद अब वो परिस्थितियां हैं कि भाजपा के साथ भी रहें, अमित शाह की पार्टी के साथ भी नीतीश कुमार रहे और महादलित वोटों को भी अपने साथ चिपका कर रखे। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। और महादलित वोटर यदि नीतीश कुमार के हाथ से छिटक गया तो तय मानिए नीतीश कुमार की राजनीति का द एंड हो गया। बहुत शिद्दत से, बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार ने लालू यादव के वोट बैंक को तोड़ा था, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा कर। बहुत कोशिशों के बाद रामविलास पासवान को बिहार में बड़ा नेता बनने से रोका और मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के इरादों को बिहार में फैलने से रोका, दलित में महादलित करने के बाद। तो इतनी शिद्दत से जिस वोट बैंक का निर्माण नीतीश कुमार ने किया, अब वही वोट बैंक अमित शाह के बयान के बाद, अमित शाह की पार्टी के साथ रहने से नीतीश कुमार से छिटक कर कहीं भी जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है। ये नीतीश कुमार स्वीकार करने को तैयार होंगे? आज की तारीख में लगता तो नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है ये किसी से छिपी नहीं है। वो चिराग मॉडल के समय आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ 2020 में जेडीयू की सीटों पर ही टारगेटेड तरीके से, लक्षित तरीके से चुनाव लड़ रही थी और उस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 71 से घटकर 43 पर आ गया था। तो इस तरह से जब नीतीश कुमार की पार्टी को येन केन प्रकारेण पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी यानी साजिशन जब तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया, तो उसके बाद जब विधानसभा चुनाव अब करीब आ चुका है, क्या नीतीश कुमार को यह नहीं लग रहा कि पिछली बार तीसरे नंबर पर धकेला गया और जो काम पिछली बार अधूरा छूट गया था, क्या वो काम भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अधूरा ही छोड़ देगी? बीजेपी काम अधूरा छोड़ने के लिए नहीं जानी जाती। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिनों के इस्तीफे का, 13 दिनों की सरकार के इस्तीफे के समय दिया गया बयान कि हम इस्तीफा देने तो जा रहे हैं, लेकिन जिस मिशन को हाथ में लिया है जब तक उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के अंदर कहा था। यह अलग बात है कि वो मिशन कौन सा था, इस पर वो खुलकर नहीं बोले थे। तो बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मिशन क्या है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस मिशन को उन्होंने चिराग मॉडल के माध्यम से 2020 में अपने हाथों में लिया, 2025 में उस मिशन से तौबा कर लेंगे, इस बात को लेकर जेडीयू छोड़िए, राष्ट्रीय जनता दल छोड़िए, बीजेपी छोड़िए, बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाला एक आम वोटर भी, एक आम नागरिक भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इस बार कोई चिराग मॉडल नहीं हो सकता। कई सारी पार्टियां मैदान में है, कई सारी पार्टियों के कैंडिडेट को फंडिंग कहां से होगी ये चुनाव के समय दिख जाएगा। तो नीतीश कुमार कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखने के दरमियान जैसे ही एक टेलीविजन चैनल के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को 25 के विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बनाए रखने वाले सवाल पर गोलमोल जवाब दिया और यह कह दिया कि इस तरह के फैसले ऐसे कार्यक्रमों में नहीं होते, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की स्थितियों का आकलन आप कर सकते हैं कि यह पार्टी किस दिशा में होगी, किस तरह से चल रही होगी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। एक थ्योरी और चल रही है, वो थ्योरी ये चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की भरमार है। कई नेताओं को कथित तौर पर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी कहा जाता है, लेकिन उसमें इक्का दुक्का लोकसभा सांसदों को छोड़ दे तो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की लिस्ट में ज्यादातर लोग, जिन पर लोगों की निगाहें हैं कि ये जेडीयू के अंदर रह के बीजेपी के साथ हैं, अंदर खाने बीजेपी के वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं, तो वैसे लोगों की तादाद राज्यसभा और विधान परिषद में ज्यादा है। और राज्यसभा और विधान परिषद में न तो सरकारें बनती है न ही सरकारें बिगड़ती हैं। तो इस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार का कम से कम विधायक दल के ऊपर होल्ड बना हुआ है, ये बड़ी बात है। अब सवाल उठता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो गुंजाइश है, और सत्ता परिवर्तन नहीं, दरअसल विपक्ष परिवर्तन की जो गुंजाइश है, उस विपक्ष परिवर्तन की गुंजाइश को रोकने के लिए बीजेपी और क्या कदम उठा सकती है।
आनन फानन में दिल्ली में उनके कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई और वो कोर ग्रुप की बैठक पटना में नहीं हुई, वो दिल्ली में हुई, और दिल्ली में भी ना होकर हरियाणा के सूरजकुंड इलाके में हुई। पता नहीं कौन सी गोपनीय बातें उसमें थी जो दिल्ली में बैठक नहीं हुई। लेकिन उस बैठक के बाद जो बात निकल कर आ रही है उसमें कहा क्या जा रहा है? कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। चेहरे पर चुनाव होना और उनके नेतृत्व पर चुनाव होना, और चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना, ये दोनों दो बातें हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कई बार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेताओं और एनसीपी और शिवसेना के लोगों की मौजूदगी में जब पूछा गया कि किसके चेहरे पर, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही कहा जाता था कि हमारे मुख्यमंत्री सामने बैठे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो नेतृत्व में तो लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेतृत्व देंगे या नहीं देंगे, आगे भी उनके नेतृत्व में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, असली सवाल ये है। और इस सवाल के इर्द गिर्द जाने की अगर कोशिश करें तो एक भी बयान ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है जिसमें यह कहा जा सके कि नीतीश कुमार ही 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अगले 5 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। न तो यह बयान नरेंद्र मोदी ने दिया, न तो यह बयान अमित शाह ने दिया, न तो यह बयान जेपी नड्डा ने दिया। जिन्होंने पटना में बयान दिया प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने, वो सुबह होते होते मुकर गए कि ये तो बड़े नेताओं को तय करना है कि क्या होगा। बड़े नेता उनके लिए हो सकते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा नहीं हो सकते, बीएल संतोष नहीं हो सकते। तो जिस प्रकार का बयान दिया जा रहा था, उस बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों में हरकत, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से तरह तरह के बयान, और जदयू की तरफ से 2 तरह के बयान। जी हां, अमित शाह ने जो कहा उस पर जनता दल यूनाइटेड के वैसे नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं जिन्हें कथित तौर पर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी माना जाता है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो साफ बोल रहे हैं कि ऐसे बयानों का नोटिस नहीं लेते। मतलब मंत्री श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और वो विधानसभा में है, उनसे सरकार बननी और बिगड़नी है। सरकार उनसे कतई नहीं बननी और बिगड़नी, जो राज्यसभा में है, विधान परिषद में है या लोकसभा में है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिनसे सरकार बननी और बिगड़नी है वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। और इन सब परिस्थितियों में जनता दल यूनाइटेड क्या देख रही है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सूत्रों से जब मैंने बात करने की कोशिश की, एक ही रटा रटाया जवाब मिलता है कि हमें अगले विधानसभा चुनाव में 80+ सीटें हर हाल में जीतनी है। यानी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या 80 के पार होनी चाहिए। और 80 के पार विधायकों की संख्या के लिए जब मैंने जेडीयू के लोगों से निजी बातचीत में पूछा कि उसके लिए भाजपा के साथ रहने पर कितनी सीटें लड़नी होंगी, तो उनका साफ साफ कहना था कि बीजेपी के साथ रहकर 80 सीटें लड़ने के लिए कम से कम 80 सीटें जीतने के लिए कम से कम 130 सीटें लेनी होगी, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ 80 सीटें जीतने के लिए 100 सीट भी लड़ गए तो 80 सीट आराम से जीतेंगे। ये फीलिंग, इस तरह की मानसिकता का विकास जनता दल यूनाइटेड के अंदर हो चुका है। और जब इस तरह की मानसिकता का विकास हो चुका है तो क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को 130 सीटें देंगी? और 113 सीटों में बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सबको केवल 113 में एडजस्ट कर लेगी? लगता तो नहीं है। और ये सब एडजस्ट कर भी ले तो चिराग मॉडल के नए प्रारूप से, संभावित प्रारूप से क्या बीजेपी बाज आएगी? ये भी एक सवाल है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब आता है वैधानिक और संवैधानिक सवाल कि यदि संवैधानिक तरीके को दरकिनार कर नीतीश कुमार की सरकार को, यदि नीतीश कुमार बीजेपी को विपक्ष में बिठाने की कवायद करते हैं तो किस प्रकार से दिल्ली के इशारे पर बिहार में खेल हो सकता है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, महाराष्ट्र के मामले पर जो जजमेंट था उसमें साफ कर दिया कि यदि दल के अंदर कोई आंतरिक टूट फूट होती है उस आधार पर गवर्नर नहीं कह सकते कि आप फ्लोर टेस्ट हासिल करें। दूसरी बात, पार्टी का विप कौन होगा, किसी भी सदन में किसी पार्टी का सचेतक कौन होगा, वो पार्टी का आला कमान तय करेगा।
बात यदि जनता दल यूनाइटेड की करें तो आला कमान मतलब नीतीश कुमार, क्योंकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सारी परिस्थितियां इस दिशा में है कि बिना फ्लोर पर नीतीश कुमार को हराए, बिना फ्लोर पर विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार को हराए, सरकार से नीतीश कुमार को बाहर नहीं किया जा सकता। और जब सरकार से नीतीश कुमार को बाहर नहीं किया जा सकता तो यह तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। विकल्प कम बचने के पीछे एक और कारण है। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार है तो बेहद थिन मेजोरिटी, बहुत साधारण बहुमत पर है, 126-27 विधायकों के बहुमत पर। और जब महागठबंधन के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ नीतीश कुमार होते हैं तो बहुमत का आंकड़ा, सामान्य बहुमत के आंकड़े जो 243 सदस्यों की विधानसभा में 122 का होता है, उससे 40 ज्यादा विधायक होते हैं, लगभग 40 विधायक ज्यादा होते हैं इंडिया अलायंस के पास जब नीतीश कुमार उधर होते हैं। तो उस परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष चूंकि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं तो उस स्तर पर भी यदि किसी भी तरह से कोई भी कोशिश होती है तो उन कोशिशों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि 40 विधायकों का बहुमत जहां पर हो वहां पर क्या कर लेगा कोई। तीसरी परिस्थिति यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को एक होने से रोकने के लिए क्या नीतीश कुमार को किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके सामने सरेंडर कर देगी? अगर भारतीय जनता पार्टी खुद को सरेंडर भी कर दे और चिराग पासवान की पार्टी, मांझी की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का स्पेस ना बने तो फिर यही पार्टियां अलग होकर चिराग मॉडल को एग्जीक्यूट कराएंगी और उसको रोकने की परिस्थिति में नीतीश कुमार नहीं होंगे। यानी नीतीश कुमार के लिए आज की तारीख में एनडीए में बने रहना अपनी राजनीति का द एंड करने की तरह है, राजनीतिक खात्मे की तरह ले जाने की तरफ है। और राष्ट्रीय जनता दल के सामने जो परिस्थिति है बहुत साफ है। अगर 2018 में अमित शाह के एक इंटरव्यू के एक हिस्से को याद करते हुए कहें जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 2 जिधर एक तरफ होती हैं उधर ही एक तरफा रिजल्ट होता है, तो इस बात को पूरे बिहार का दौरा करने के बाद, लोकसभा चुनाव को देखने के बाद, 4 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव को देखने के बाद तेजस्वी यादव को लग रहा है कि एमवाई गठबंधन, एमवाई के सामाजिक समीकरण की एकता उस रूप में नहीं है जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले की सूरत में हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले की सूरत में एमवाई वर्सेस ऑल हो गया तो फिर उस एकता का यानी एमवाई की एकता का मतलब नहीं रह जाता है। तो उसके सामने विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है और वो विकल्प है नीतीश कुमार को तब तक के लिए मुख्यमंत्री पद पर आसीन रखना जब तक कि नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता को ऊपर रखे हुए है जो बार बार मैदान में जाकर, फील्ड में जाकर ये कहते हैं, चुनावी सभाओं में कहते हैं कि मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैंने तो गरीबी झेली है, मैं अति पिछड़ा हूं। ये सारी बातें कहने वाला नेता जब तक बीजेपी के शीर्ष पर आसीन है तब तक बीजेपी अपने उस चेहरे से आसानी से मुंह छुपा सकती है जिसे विपक्षी दल कथित तौर पर कथित मनुवादी चेहरा कहते हैं। तो ये तमाम ऐसी कवायदे हैं जिसमें नीतीश कुमार के पॉलिटिकल सर्वाइवल पर लालू यादव के परिवार का सर्वाइवल डिपेंड करता है। और इसी सर्वाइवल की पॉलिटिक्स के बीच भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दुष्चक्र में खुद को पाती है जहां उसके पास एक ही विकल्प होता है, सत्ता चाहिए तो नीतीश कुमार को नेता मानो, अन्यथा विपक्ष में बैठो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जब एक ही विकल्प सामने सामने दिखाई देता है तो उस परिस्थिति में जब नीतीश कुमार को साथ भी रखना है, उनके वोट बैंक के बूते अपनी सीटों को बढ़ाकर 90-100 के आसपास भी ले जाना है और उन्हें ही किनारे करने की साजिशें करनी है, तो क्या नीतीश कुमार टिके रहेंगे? याद रखिए पिछले हफ्ते भर से वो चुप है और हफ्ते भर से की चुप्पी तोड़कर वो बीमार भी पड़े। पटना में इन्वेस्टर मीट थी तो वो बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी के दरमियान आनंद फानन में बिहार एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, नेता घोषित किया गया, फिर यू टर्न हुआ, फिर दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई और इन सब के बीच जो पोस्टर सामने आया, नीतीश है सबके फेवरेट, नीतीश है सबके फेवरेट। और उसके पहले भी पोस्टर आपने देखा होगा, नीतीश सबके हैं। तो सबके फेवरेट और सबके हैं। विधानसभा के अंदर जब तक ये परिस्थितियां विद्यमान रहेंगी तब तक तय है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद का सपना बहुत दूर है।
और उस सपने से हटाने के लिए जब 303 और 282 के साथ स्पष्ट बहुमत वाली नरेंद्र मोदी की सरकार के पास विकल्प नहीं था, तो 240 सांसदों वाली भाजपा जो नीतीश नायडू की बैसाखियों पर टिकी हुई है, नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद नायडू की बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी, वो भला क्या कर पाएगी। लोहा गर्म है, जेडीयू को साफ साफ लग रहा है कि लोहा गर्म है और राजनीतिक तौर पर हथौड़ा मारने का माकूल वक्त आ गया है। लेकिन वो माकूल वक्त अमित शाह के 6 जनवरी के दौरे के बाद का होगा या 6 जनवरी के पहले का होगा, यही तय होना है। और देखते जाइए आरजेडी के विधायक दल की बैठक से कौन सी प्रतिध्वनि बाहर निकलती है। इंतजार कीजिए उसी का, हम भी इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।